हेलो स्टूडेंट्स। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे बैंक और वित्त समाचार, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समाचार। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे कुछ रक्षा समाचार, देन विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कुछ समाचार देखेंगे, खेल समाचार देखेंगे, राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, नियुक्तियों से रिलेटेड समाचार देखेंगे, हम पुरुष और मान्यता समाचार देखेंगे, महत्वपूर्ण दिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे औपचारिक न्यूज या शोक समाचार। तो एक बार ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, तो हम लास्ट में सारांश और समरी ऑफ द क्लास डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं, यदि मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा दें। स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज जो है हमारी इंटरनेशनल न्यूज। 1994 में रवांडा में तुर्की के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस 2024, और कब मनाया गया? ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। 1994 में रवांडा में तुर्की बेसिकली के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। ये 2024 का 7 अप्रैल नरसंहार की 30वीं वर्षगांठ है। इसमें जो मारे गए और पीड़ित लोग थे उनकी स्मृति में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में 7 अप्रैल को रवांडा में 1994 में तुत्सी के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस के रूप में नामांकित किया था। तो हम 2018 में से नामांकित किया गया था। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। भारत ने दूसरा विदेशी बंदरगाह सुरक्षित किया है। सिटवे समझौते की बेसिकली MEA रिपोर्ट ने क्या दी है? मंजूरी दे दी है। तो भारत ने अभी क्या किया है? म्यांमार में सितवे बंदरगाह परिचालन नियंत्रण प्राप्त कर लिया है विदेशी मंत्रालय की मंजूरी के बाद। इसमें अगर मैं बात करूं तो समझौता पोर्टल ग्लोबल को कलादान नदी पर पूरे बंदरगाह का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। यह ईरान के चाबहार के बाद भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह अधिग्रहण है। इस कदम का उद्देश्य भारत की समुद्री उपस्थिति को मजबूत करना और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना है। क्लियर? नेक्स्ट है, पीटर पिलग्रीम स्लोवाक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। तो न्यू प्रेसिडेंट स्लोवाक रिपब्लिक के किसको बनाया गया? अभी पीटर को बनाया गया, जिन्होंने 2024 के चुनावों में 53% वोट प्राप्त की और इवान कोरचोक को हराया है। पेलग्रिनी स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति जुजाना कैपुटोवा का स्थान लेंगे और 15 जून 2024 को शपथ लेंगे। वह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने 2020 में वाइस सोशल डेमोक्रेटिक की स्थापना की है। पेलेग्रिनी ने पहले प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की है। क्लियर? तो ब्रिटेन, जिसे हाईडेस्ट गीजर का उपनाम दिया गया है, ब्रिटेन अफ्रीका की लंबाई दौड़ने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेना इसे, लंबी दौड़ लगाने वाला पहला व्यक्ति बन गया है, जिसने लगभग 352 दिनों के अंदर 10,000 मील से अधिक की दूरी तय की गई और 16 देशों से होकर गुजरे हैं। तो कुक को विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें वीजा समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी डर और एक सशक्त डकैती शामिल था। उसने धैर्य बनाए रखा और रास्ते में चैरिटी के लिए धन जुटाए हुए ट्यूनीशिया के सबसे उत्तरी बिंदु रस एंजेल तक पहुंच गए। नेक्स्ट है,
RECPDCL विच इज REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, जो REC की ही एक सब्सिडरी है, उसने कल्लम ट्रांसको लिमिटेड SPV को इंडी ग्रिड को सौंपा और जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड SPV को टाटा पावर को सौंपा है। तो 5 अप्रैल को 2024 को REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, जो REC लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, उसने 2 विशेष प्रयोजन वाहनों को उनके सफल बोलीदाताओं को स्थानांतरित कर दिया है। कल्लम ट्रांसको लिमिटेड और जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड पावर परियोजना के लिए गठित किए गए थे। हस्ताक्षर समारोह RECPDCL के CEO राजेश कुमार और REC लिमिटेड CTUIL और UPPTCL के वरिष्ठ अधिकारी इस समय उपस्थित रहे। कल्लम ट्रांसको लिमिटेड को महाराष्ट्र में पश्चिमी नेटवर्क विस्तार योजना के लिए इंटीग्रेट को सौंपा गया, जबकि जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को उत्तर प्रदेश में एक परियोजना के लिए टाटा पावर को सौंपा गया है। तो याद रखना है, 2 परियोजनाएं हैं जिनकी यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने नया लोगो जारी किया है। तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने सतत विकास को प्रोत्साहित करना टैगलाइन के साथ अपना नया लोगो जारी किया। CCL, जिसे पहले नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, रांची झारखंड में स्थित एक श्रेणी फर्स्ट मिनी रतन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। CCL कोल इंडिया लिमिटेड की 11 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में से एक है। वित्त वर्ष 2023-24 में CCL ने 86.1 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। क्लियर। नेक्स्ट है, जिम्बाब्वे ने नए सोने समुद्री मुद्रा जिग लॉन्च किया है। तो जिम्बाब्वे में देखो क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन था, क्योंकि जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने मिनिमम फॉरेक्स रिजर्व से ज्यादा पैसा छाप दिया था, तो वहां पर जो मुद्रा थी उसकी वैल्यू काफी कम हो गई थी, जिस वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए जिम्बाब्वे सरकार ने सोना समर्थित मुद्रा जिग को लॉन्च किया है, जो जिम्बाब्वे डॉलर की क्या लेगी, पूरी तरह से जगह लेगी। तो बैंकों को 5 अप्रैल 2024 से वर्तमान बेसिकली जो जिम्बाब्वे डॉलर बैलेंस को उसको बदलने के निर्देशक दिए गए हैं। जिग नोट और सिक्के 30 अप्रैल 2024 से प्रचलन में आ जाएंगे, जिनमें 1 जिग से 200 जिग तक के मूल्य वर्ग शामिल होंगे। प्रारंभिक अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक विनिमय दर 13.56 जिग प्रति अमेरिकी डॉलर निर्धारित की गई है और मुद्रा को विदेशी मुद्रा और कीमती धातुओं, मुख्य रूप से सोने की मिश्रित टोकरी द्वारा समर्थित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। सिडबी और ओनियन लाइफ पार्टनर्स गिग वर्कर्स को माइक्रो लोन प्रदान करेगा। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। अभी सिडबी ने कर्मा लाइफ प्लेटफॉर्म के माध्यम से गिग वर्कर्स को माइक्रो लोन प्रदान करने के लिए ओनियन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। तो कर्मा लाइफ ओनियन लाइफ द्वारा संचालित भारत का सबसे बड़ा अर्जित वेतन एक्सेस प्लेटफॉर्म है, जो गिग वर्कर्स को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से माइक्रो लोन तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह पहल गिग श्रमिकों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, जिससे उन्हें तरलता की आवश्यकताओं को प्रबंधित करने और क्रेडिट जोखिम का आकलन करने में मदद मिल सके। साझेदारी से सिडबी को गिग वर्कर्स के उभरते वर्ग को समझने और समर्थन करने में मदद मिलेगी, साथ ही उनके क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए एक तंत्र विकसित करने में भी सहायता मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट, टाटा म्यूचुअल फंड ने 6 इंडेक्स फंड पेश किए, जिनमें से 3 उद्योग में पहले हैं। तो अभी 8 अप्रैल को टाटा म्यूचुअल फंड ने 6 इंडेक्स फंड लॉन्च किए, जिनमें न्यूनतम निवेश 5,000 रुपए का था, जो 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2024 तक NFO न्यू फंड ऑफर अवधि के दौरान था। नए इंडेक्स फंड में टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड, टाटा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड और टाटा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड शामिल थे। उद्योग प्रथम फंड है टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड, टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50:30:20 इंडेक्स फंड और टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:30:20 इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड। तो टाटा म्यूचुअल फंड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी निफ्टी इंडिया के साथ मिलकर बेंचमार्क्स का सह निर्माण किया है।
नेक्स्ट है कैनरा बैंक और आईआईटी बॉम्बे के साइन ने पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। तो कैनरा बैंक ने भारत में स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए आईआईटी बॉम्बे के सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साझेदारी की। कैनरा बैंक की स्टार्टअप योजना के तहत स्टार्टअप की स्थापना, प्रचार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एसआईएनई जो 2004 में स्थापित हुआ, स्टार्टअप्स के लिए संपूर्ण समर्थन प्रदान करने वाला एक तकनीकी इंक्यूबेटर के रूप में कार्य करता है। यह साझेदारी वित्तीय और तकनीकी समर्थन प्रदान करके स्टार्टअप्स की सफलता सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट है AMLS विच इज ऑटोमिस मेडिकेयर सर्विस लिमिटेड ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ 330 करोड़ रुपए जुटाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो IFC जो वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है, जो बेसिकली क्या प्रदान करता है, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में या फिर मिडिल और लो इनकम ग्रुप कंट्रीज में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड ने अभी 350 करोड़ रुपए जुटाए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से। तो IFS का निवेश AMSL को बिस्तर क्षमता बढ़ाने और नई चिकित्सक जो बेसिकली उपचार है उन विशेषताओं को पेश करके स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाने में समर्थन करेगा। निधियों का उपयोग टीयर 2 और 3 शहरों में हृदय देखभाल केंद्र बनाने के लिए भी किया जाएगा। यह पहल महिलाओं की चिकित्सा में करियर बनाने और उसके पेशेवर विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट है चीन ने भारत को पीछे छोड़ते हुए रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयात बन गया है। तो चीन समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल का प्राथमिक आयात बनकर उभरा है, जिसने भारत को पीछे छोड़ दिया है। मार्च में चीन ने 1.82 मिलियन बैरक प्रतिदिन का आयात किया, जबकि भारत ने 1.36 बिलियन BPD का आयात किया। भारत में आयात में गिरावट का श्रेय प्रतिबंधों और बढ़ती कीमतों को दिया जाता है। यह परिवर्तन वैश्विक तेल उत्पाद में बढ़ते हुए गतिशीलता को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2024 में मुद्रा ऋण 5 लाख करोड़ के पार पहुंचा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसाय ऋणों ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5 लाख करोड़ का मील का पत्थर पार कर लिया है। वितरण कुल 5.20 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 4.40 लाख करोड़ से काफी अधिक है। इस ऋण के लगभग 70% अब लाभार्थी महिलाएं हैं। भारत में छोटे व्यवसाय के लिए बढ़ते समर्थन को यह उछाल दर्शाता है। नेक्स्ट है RBI सर्वेक्षण उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही या सर्वेक्षण से अगले वर्ष के लिए उपभोक्ता विश्वास में महत्वपूर्ण सुधार का संकेत दिया है। भविष्य की अपेक्षाओं का सूचकांक 2.1 अंकों की वृद्धि के साथ 125.2 पर पहुंच गया, जो मध्य 2019 के बाद से सबसे उच्च स्तर है। परिवारों के पास सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार की संभावना और विवेकाधीन खर्चे के बारे में सकारात्मक भावनाएं हैं। सर्वेक्षण मार्च 2024 में किया गया था, जो वर्तमान उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है। नेक्स्ट, RBI ने NBFC के पंजीकरण के संबंध में नियामक कार्रवाई की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण नियामक निर्णय लिए हैं। RBI ने 4 NBFC के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए। अतिरिक्त रूप से 11 अन्य संस्थाओं ने विभिन्न कारणों से, जिनमें व्यापार से बाहर निकलना, विलय और पंजीकरण की आवश्यकता न होना शामिल है, स्वेच्छा से अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। ये कार्य RBI की चल रही नियामक निगरानी का हिस्सा है। नेक्स्ट, त्रिसेवा योजना सम्मेलन परिवर्तन चिंतन। तो त्रिसेवा योजना सम्मेलन का उद्घाटन, जिसे परिवर्तन चिंतन नाम दिया गया, 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के बीच संयुक्ता और एकीकरण को बढ़ावा देना है। सम्मेलन एकीकृत थिएटर कमांडर स्थापित करने के ऑनगोइंग प्रयासों का हिस्सा है। तो त्रिसेवा योजना सम्मेलन आपको याद रखना है, जिसे परिवर्तन चिंतन भी नाम दिया गया है, जिसको रक्षा मंत्रालय के थ्रू शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारी डिफेंस न्यूज। तो भारतीय सेना ने ईगला एस मैनपैड्स के साथ वायु रक्षा को बढ़ावा दिया है। तो भारतीय वायुसेना ने रूस से ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त किए हैं। इस खरीद से 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलें शामिल हैं। अधिग्रहण पुराने सिस्टमों पर एक महत्वपूर्ण उन्नयन को दर्शाता है। यह सेना की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ाता है।
नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, भारत सरकार उत्तराखंड में LIB जिसे हम क्या कहते हैं, लिथियम आयन बैटरीज और ई कचरे के पुनः चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगा। तो उत्तराखंड में LIB और ई कचरे के पुनः चक्रण के लिए क्या स्टैब्लिश किए जाएंगे, संयंत्र विकसित किए जाएंगे। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने उत्तराखंड के सीतारगंज में लिथियम आयन बैटरियों और ई कचरे की रीलिंग एक रिसाइकलिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना जिसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए है, उधम सिंह नगर जिले के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। TDB ने परियोजना के लिए 7.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का वचन दिया, जिसका उद्देश्य परिपत्रता को बढ़ाना और आयातित महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों पर निर्भरता को कम करना है। यह संयंत्र भारत में सेल निर्माण के लिए द्वितीय कच्चे माल प्रदान करने के लिए CMET हैदराबाद द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, बेड वागन फर्स्ट, स्पेसएक्स ने पहला राइड शेयर मिशन लॉन्च किया है। तो 7 अप्रैल की बात है, अभी स्पेसएक्स ने बेड वागन फर्स्ट जो पहला राइड शेयर मिशन है वो नासा की केनेडी स्पेस सेंटर से फोल्कन 9 रॉकेट्स के साथ निम्न पृथ्वी कक्ष के लिए पहला मिशन लॉन्च किया है। बैंडवागन 1 ने 11 उपग्रहों को ले जाकर, जिसमें कोरिया का 425 सेट होक आई 360 के कलस्टर 8 और 9 और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का T-Set 1A शामिल है। मिशन का सबसे बड़ा उपग्रह संभवतः दक्षिण कोरिया की सेना के लिए 425 प्रोजेक्ट उपग्रह था। फोल्कन 9 दुनिया का पहला कक्षीय श्रेणी का पूरे प्रायोजक रॉकेट है जिसे अंतरिक्ष कार्यक्रम की लागत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित उप मीटर रेजोल्यूशन निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। तो भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित उप मीटर रेजोल्यूशन निगरानी उपग्रह किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, बेसिकली TASL के थ्रू। तो यह मील का पत्थर भारत के अंतरिक्ष प्रयासों में से एक नए युग की शुरुआत करता है। उपग्रह देश को उन्नत निगरानी क्षमताएं प्रदान करता है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ती भूमिका को सफल बेसिकली प्रेक्षण ने रेखांकित किया। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स न्यूज से है, पेरिस ओलंपिक बिल्किस मीर भारत की पहली महिला बनी जो जूरी सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे। तो जम्मू कश्मीर से हैं जल क्रीड़ा प्रमोटर और एथलीट्स बिल्किस मीर, जो अभी पेरिस में 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे उनके जूरी सदस्य में शामिल होने वाली पहली भारतीय। उसे भारतीय कैगिंग और कैनोइंग संघ द्वारा नामांकित किया गया था। बिल्किस ने 2008 में जूरी सदस्य के रूप में योग्यता प्राप्त की और हांगझू चीन में एशिया खेल 2023 सहित शीर्ष खेल आयोजनों में सेवा दी है। उनका नामांकन खेल प्रशासन में भारतीय महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट, रेड बुल के मैक्स वेस्टरपन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत लिया है। तो रेड बुल के हैं मैक्स वेस्टरपन जिन्होंने 2024 का फॉर्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स सुजुका इंटरनेशनल रेसिंग कोर्स जीता है। रेड बुल के सर्जिया पेरेज और फेरारी के कार्लोस सेंट जूनियर ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। तो यह जीत वेस्टरपन के तीसरे जापानी GP खिताब और 2024 सत्र के तीसरे खिताब को दर्शाता है। वेस्टरपन की जीत उनके करियर की 57वीं जीत और 101वीं पोडियम फिनिश को भी चिन्हित करता है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये स्पोर्ट इवेंट से। नेक्स्ट न्यूज है, स्पोर्ट्स न्यूज ही है बेसिकली। फॉर्मर आयरिश फुटबॉलर थे और इंडियन कोच थे जो कि ना जिनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो 77 वर्ष की आयु में पूर्व आयरिश फुटबॉलर और भारत के कोच जो कीनियर का निधन हो गया, जिन्होंने 1983 में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल जो टीम है उसको लीड किया था, उसके वो कोच थे। किनियर ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत टोटेनहम हॉटस्पॉट FC से की और लगभग 250 मैच खेले थे। उन्होंने स्पर्धा के साथ कई खिताब जीते जिनमें FA कप और UEFA कप शामिल हैं। किनियर ने विंबलडन FC, नॉटिंघम फॉरेस्ट और न्यूकैसल यूनाइटेड FC जैसे क्लबों का भी प्रबंधन किया है। तो याद रखना है, ऑब्चरी से है, स्पोर्ट्स न्यूज है स्पेशली बेसिकली और इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करा है। AEC चेयरमैन, तो एटॉमिक एनर्जी के जो चेयरमैन हैं AK मोहंती, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि हम 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।
यह घोषणा रिपोर्ट भारत के लिए संभावित नेट जीरो की ओर ऊर्जा संक्रमण का समन्वय सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लॉन्च के दौरान किया गया था। भारत का उत्सर्जन 2070 तक 0.5 बिलियन टन से 1 बिलियन टन CO2 के बीच होने का अनुमान है। सरकार को 2020 से 70 तक लगभग 150 से 200 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। क्लियर? तो 2047 तक 100 गीगावाट हम क्या कर लेंगे, जो ग्रीन एनर्जी है उसका उत्पादन करेंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से न्यूज है, न्यू फाइनेंशियल कमीशन मेंबर। तो मनोज पांडा को अभी सेंटर के थ्रू जो हमारा वित्तीय आयोग है उसके नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति एक रिक्ति को भरती है जिसमें आयोग अपने कर्तव्य को शुरू कर सकता है। पांडा एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और आर्थिक विकास संस्थान के पूर्व निर्देशक हैं। वह एक पूर्वकालीन सदस्य के रूप में आयोग में शामिल होते हैं और अपनी विशेषज्ञता को इस भूमिका में लाते हैं। तो नाम याद रखना है, मनोज पांडा को नया वित्त आयोग सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से अलेक्सी नवाल्नी और यूलिया नावाल्नाया को स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दिवंगत रूसी असंतुष्ट अलेक्सी नावल्नी और उनकी पत्नी यूलिया नावाल्नाया को मीडिया का फ्रीडम प्राइज मिलेगा। यह पुरस्कार लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो एक प्रमुख जर्मन मंच है। यह प्रतिवर्ष उन सार्वजनिक हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवाद और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रयासों और लोकतांत्रिक मूल्य के लिए बलिदान को मान्यता दी जाती है। तो याद रखना, अलेक्सी नावाल्नी और यूलिया नावाल्नाया को स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जर्मन मंच है एक, उसके थ्रू दिया जाता है लेडविग एरहार्ड समिट में। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से है, 111 वर्षीय जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड बने दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। तो इंग्लैंड के हैं 111 वर्षीय जॉन अल्फ्रेड, जिन्होंने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति का रिकॉर्ड बनाया है। एक वीडियो जिसे GWR ने साझा किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने, उसमें टिनिस वुड अपनी असाधारण दीर्घायु का रहस्य उजागर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो में दूसरों के लिए एक सलाह भी देते हैं। टिनिस वुड की पहचान उनके उल्लेखनीय उम्र और जीवन के अनुभवों को भी उजागर करती है। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 जो कब मनाया गया है, 7 अप्रैल को मनाया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय मेरी सेहत मेरा अधिकार है। यह दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की 76वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कब स्टैब्लिश किया गया था, 7 अप्रैल को, और इस बार ये 76वीं वर्षगांठ है। उसी के उपलक्ष्य में दिन मेरी सेहत मेरे अधिकार थीम के साथ मनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय कार्य बल ने चिकित्सक छात्रों और पेशेवरों के लिए मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार पहल की शुरुआत की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में अंधत्व निवारण सप्ताह जो 1 से 7 अप्रैल तक सेलिब्रेट किया गया। तो अंधत्व या ब्लाइंडनेस बेसिकली प्रिवेंशन वीक। इस सप्ताह का उद्देश्य अंधत्व में योगदान देने वाले कारकों और नियमित नेत्र परीक्षणों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अंधत्व की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय समाज भारत द्वारा इस आयोजन का नेतृत्व किया गया। दृष्टि बाधिता और अंधेपन के प्रमुख कारणों में अपवर्तक त्रुटियां, मोतियाबिंद, मधुमेह जनक, रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा शामिल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में है, पुणे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग महोत्सव मनाया है। तो इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, अभी हमने देखा। तो यहाँ पर हम पुणे की बात कर रहे हैं जिसने योग महोत्सव सेलिब्रेट किया। तो योग महोत्सव पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया जा गया जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिवसीय काउंटडाउन की शुरुआत का प्रतीक है। आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान द्वारा इसे आयोजित किया गया। हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। कार्यक्रम 7 अप्रैल को सुबह 6 बजे शुरू हुआ जिसमें योग की बढ़ती लोकप्रियता को प्रदर्शित किया गया है।
नेक्स्ट, गणगौर महोत्सव बहुत फेमस फेस्टिवल है, ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। गण शब्द का मतलब शिव को संदर्भित है, जबकि गौर का मतलब गौरी यानी पार्वती को प्रतिनिधित्व करता है। तो राजस्थान में गणगौर महोत्सव क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। गणगौर विवाह की खुशी और शुभता का प्रतीक है, जो राजस्थान के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव भी है। तो याद रखना, ये डायरेक्ट पूछ लिया था, गणगौर फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये राजस्थान में। नेक्स्ट है ऑब्चरी न्यूज। तो प्रसिद्ध छायाकार गंगू रामसे का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो गंगू रामसे जो FU रामसे के दूसरे बड़े बेटे थे, उनका 83 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। वह एक सिनेमेटोग्राफर थे और उसके साथ साथ फिल्म निर्माता भी थे। गंगू रामसे प्रतिष्ठित रामसे ब्रदर्स बैनर्स का हिस्सा थे। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत 50 से अधिक प्रतिष्ठित फिल्मों में योगदान दिया। तो नाम याद रखना, किस फील्ड से रिलेटेड है, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है। क्लियर। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज 9 अप्रैल 2024 की जो हमने डिस्कस की। अब एक बार हम क्विक समरी रिवाइज करेंगे कि हमने आज की क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे, जो रवांडा में जेनोसाइड हुआ था उसके लिए उसके प्रतिबंधित दिवस हमने 7 अप्रैल को मनाया। उसके साथ साथ भारत ने सिक्योर कर लिया है सेकेंड ओवरसीज पोर्ट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू अभी भारत को मंजूरी मिल गई है। उसके बाद हमने बैंक और वित्त से समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि RECPDCL ने हैंडओवर कर दिया है कल्लम ट्रांसको लिमिटेड SPF2 इंडीग्रिड और जलपुरिया खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड टू टाटा पावर। सेंट्रल कॉलफील्ड लिमिटेड ने अपना नया लोगो पेश किया। जिम्बाब्वे ने जिग नई करेंसी लॉन्च की है। सिडबी और ओनियन लाइफ ने गिग वर्कर्स को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा म्यूचुअल फंड्स ने 6 इंडेक्स की शुरुआत की। कैनरा बैंक और IIT बॉम्बे का हमने टाई अप देखा, जिन्होंने पार्टनरशिप की है बेसिकली स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर। उसके साथ साथ हमने देखा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से AMSLF ने 330 करोड़ रुपए जुटा लिए और चीन ने रूस कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातकार बनकर भारत को पीछे छोड़ दिया है। उसके साथ साथ हमने देखा मुद्रा ऋण फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। RBI का सर्वे देखा हमने, उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि हुई है और RBI ने कुछ NBFC के पंजीकरण के संदर्भ में नियामक कार्रवाई की है। क्लियर। नेक्स्ट हमने डिफेंस न्यूज देखी। डिफेंस न्यूज में हमने देखा त्रिसेवा योजना सम्मेलन, परिवर्तन चिंतन, भारतीय सेना ने ईगला-एस मंडपसन मैनपैड्स के साथ एयर डिफेंस को मजबूत किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने भारत सरकार ने उत्तराखंड में LIB और ई-खर्चे के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित किए हैं। वेगन 1 SpaceX ने पहला राइज्ड शेयर मिशन लॉन्च किया है। TASL ने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रेजोल्यूशन निगरानी उपग्रह लॉन्च किया। नेक्स्ट हमने स्पोर्ट्स इवेंट्स देखे, जिसमें हमने देखा पेरिस ओलंपिक, बिल्किस मीर बनी है भारत की पहली महिला जूरी सदस्य। रेड बुल के मैक्स वेटसरपन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है और पूर्व आयरिश फुटबॉलर और भारत के कोच जो किन्नर का निधन हो गया। राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा कि AEC अध्यक्ष ने अभी डिक्लेयर किया है कि भारत 2047 तक 100 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करेगा। नेक्स्ट, उसके अलावा हमने देखा गणराज्य के राष्ट्रपति अभी पीटर को बनाया गया है। उसके साथ साथ ब्रिटिश नागरिक, जिसे हार्डेस्ट गीजर के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका की लंबाई दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। मनोज पांडा को नए वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ हमने देखा स्वतंत्रता पुरस्कार एलेक्सी और यूलिया को दिया गया है। और दुनिया के सबसे बड़े बुजुर्ग या सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं, जॉन अल्फ्रेड टेनिस वुड। इंपॉर्टेंट डेज में हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस देखा, जो 7 अप्रैल को बनाया गया। अंधत्व की रोकथाम सप्ताह देखा, जो 1 से 7 अप्रैल तक मनाया गया। पुणे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग महोत्सव मनाया। और उसके साथ साथ हमने गंगौर फेस्टिवल देखा, जो कहां पर बनाया गया है, राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया है, जहां पे शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। 2 शब्द से मिला है, गंग मतलब बेसिकली शिव जी और गौर मतलब गौरी माता को ये समर्पित है। शोक समाचार हमने लास्ट देखी, जिसमें हमने देखा कि प्रसिद्ध छायाकार थे गंगू रामसे, जिनका 83 वर्ष की आयु में अभी क्या हो गया है, निधन हो गया है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज देखी है हमने, जिसमें हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे, कुछ बैंक और वित्त से समाचार देखे, डिफेंस से न्यूज देखी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखी है, स्पोर्ट्स से देखी है और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज कवर की। सो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। धन्यवाद।